उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वही इस पूरी काउंसिल के चेयरपर्सन भी थे। तो 5 रुपए पॉकेट मनी देते थे। आज आप 30 साल के हो जाओ तब भी आपके पिताजी महीने के आपको 5 रुपए पॉकेट मनी देते रहे, आपको कैसा लगेगा कि हाँ भैया सबसे पहले हमें अपने खाने पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें दूसरे देशों पर कम से कम खाने को लेकर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। चारों ओर एमएसपी को लेकर घमासान मचा हुआ है। आप लोगों को पता है किसान लगातार कई बॉर्डर्स पे धरना दे रहे हैं। सरकार ने चुप्पी अभी साध रखी है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। एमएसपी एमएसपी एमएसपी, चारों तरफ चीजें इस तरीके से बटी हुई हैं कि कई लोगों को कई चीजें ही समझ नहीं आ रही है। लोग ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस इसमें सही है या बीजेपी सही है, या फिर किसान अपनी एक कोई नई मांग लेकर आ गए हैं। इससे पहले 2-3 साल पहले लोगों को एमएसपी वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता। इस वीडियो में एमएसपी क्या है उससे लेकर आज आपको बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए एमएसपी के कई सारे और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वरुण अवस्थी। आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप ही के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एमएसपी की कहानी शुरू होती है जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस के हाथों में सत्ता आई और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अब भारत के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज यह था गरीबी, क्योंकि हमें पिछले 300-400 सालों से लगातार लूटा जा रहा था। उससे पहले भी अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें लूटा गया। उसके बाद फिर यहां पर कई ऐसे मुगल शासक हुए जिन्होंने कई चीजें कल्चरल इवेंट के टाइम पीरियड पे बदलने की कोशिश करी। उसके बाद अंग्रेजों ने हमें लूटा। अल्टीमेटली भारत लुट चुका था। 47 में हम आजाद तो हो गए, लेकिन पूरे तरीके से कंगाल भी हो चुके थे। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के साथ अब हम क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे। सरकार के सामने ऐसे बहुत चैलेंज थे। सरकार ने उसी के लिए 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी, जिसमें एग्रीकल्चर को टारगेट बनाया गया कि हां भैया सबसे पहले हमें अपने खाने पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें दूसरे देशों पर कम से कम खाने को लेकर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें खाने को ही आयात करना पड़े। इसलिए एग्रीकल्चर को टारगेट बना के पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई। लेकिन अब उसमें भी कई सारी चीजें निकल के आने लगी, जैसे कि खेती करने के लिए किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा आए कहां से? किसान इतना गरीब हुआ करता था। इसके लिए आगे चल के भारत सरकार ने पहली बार 1966 में यह फैसला लिया कि हम एमएसपी लेकर आएंगे। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो भाई, मेरा होता यह था कि जैसे आप हो किसान, आपने अपनी फसल उगाई, मान लो गेहूं की फसल उगाई, और आपको जो गेहूं लागत में पड़ रहा है वो 20 रुपए लागत का मान लो पड़ रहा है। बात आ गई समझ? अब 20 रुपए अगर लागत का गेहूं है तो आप चाहोगे कि 20 रुपए के ऊपर ही बिके, तभी तो आपको फायदा होगा। या 19 का भी अगर बिका तो आपको घाटा ही होने वाला है। बात आ गई समझ? अब आप किसान हो। उस टाइम पे जो धन्ना सेठ हुआ करते थे वो किसानों का शोषण कर रहे थे। जैसे कि आप बाजार में लेकर गए गेहूं और आपने कहा 20 रुपए पर केजी के हिसाब से हम बेचना चाहते हैं, तो उस धन्ना सेठ ने क्या कहा? उसने कहा इतना तो कोई बाजार में नहीं खरीदेगा, जाके देखना वो देख लो, कोई नहीं तुम्हारा गेहूं खरीदेगा। अगर 15 रुपए कीमत पर लगाते हो भैया, तो बताओ एक बार में अपना सारा सामान यहां पे उतार दो, हम एक बार में नोट पूरे गिन के तुम्हें दे देंगे। अब आप एक गरीब किसान हो, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा भैया अगर ये गेहूं नहीं खरीदा गया तो ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। उस टाइम पे तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, और अगर आज है भी तो उसके लिए किसान को उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो अब किसान कहीं ना कहीं मजबूरी का मारा हो जाता था, उसे वो फसल बेच देनी पड़ती थी, भले ही वो घाटे में बेच देता था। वो सोचता था भैया भागते भूत की लंगोटी ही काफी है, जितना आ रहा है उतना तो ले लो कम से कम, नहीं तो घर कैसे चलेगा। इसमें किसानों का बहुत घाटा होता था। सरकार ने प्रावधान रखा भैया एमएसपी का। 1966 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो किसान की इनकम है फसल की, उसको हम संरक्षित करेंगे एमएसपी के तहत। मतलब हम एक ऐसा क्राइटेरिया बना देंगे, हम एक ऐसा नियम बना देंगे कि कोई भी इतने से कम नीचे प्राइस की चीज नहीं खरीद पाएगा। मतलब सरकार ने मान लो ये फैसला ले लिया कि अगर 20 रुपए लागत का गेहूं आ रहा है तो हम 25 रुपए उसके लिए एमएसपी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अब बाजार में नियम हो गया है कि आप 25 से नीचे किसी भी किसान से नहीं खरीद सकते हो। इससे क्या हुआ? 5 रुपए कम से कम किसान के क्या हो गए? संरक्षित हो गए। अगर किसान 25 से ऊपर का नहीं गेहूं बेच पा रहा है तो वो सरकार को बेच सकता है 25 रुपए के हिसाब से, तो हर एक पर केजी में 5 रुपए का तो उसे फायदा हो रहा है। ऐसे किसानों को फायदा होने लगा और तब आगे चल के किसानों ने और जोर शोर से खेती करना शुरू किया।
एमएसपी की कहानी इस तरीके से बढ़ी। लेकिन अभी क्या समस्या हो चली है उसको समझते हैं। हाल ही में साल 2022 के जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी रिकमेंड करी जाती है और इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी जाती है, भैया इनको बोला जाता है कि आप क्या करिए, आप एमएसपी पर और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसे रिव्यू करने का काम करिए। जैसे ही इनका यह कहना था, तुरंत पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों भाई, इसके पीछे भी कोई कारण होगा ना, कोई किसान पागल तो है नहीं। समस्या कहां पे आने लगी समझिए। देखिए, एमएसपी लगातार बढ़ती चली आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब ये जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा के, उनकी डिमांड ये है कि हमें जो हमारी लागत है, ओके, उस पर 50% की एमएसपी दी जाए मिनिमम। मतलब कहने का ये मान लो कि अगर 20 रुपए आपकी लागत आ रही है तो इसका 50% कितना हुआ, 10 रुपए, तो +10 मतलब मिनिमम 30 रुपए की यह फसल बिकनी चाहिए। यह पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है। यह तो आपको 20 रुपए की एक लागत वाली चीज है तो आपको 30 रुपए बहुत ज्यादा नहीं लग रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कोई सब्जी 50 रुपए की लागत की पड़ रही है किसान को। अब इसमें अगर 50% आप जोड़ोगे एमएसपी तो कितना हो जाएगा, 50 का आधा 25 हुआ, आप इसको जोड़ दोगे 75 रुपए। अब समस्या पता है कहां पे आ गई, समस्या यह आ गई भैया कि हरियाणा और पंजाब में बहुत बरकत है। आपको पता है वहां का किसान भी काफी संपन्न है, क्योंकि वहां पे जो जमीन है वहां पे उपजाऊपन बहुत है। वहां पे आप यह समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर जमीन में अगर बिहार और यूपी में 1 हेक्टेयर जमीन में अगर 10 कुंटल गेहूं की पैदावार हो रही है तो आप यह मान लीजिए कि वहां पर 16 से 17 कुंटल गेहूं की पैदावार होती है। इतनी उपजाऊ जमीनें हैं वहां की, इस वजह से। अब लेकिन देखिए इसका फर्क कहां पे पड़ेगा, बिहार और यूपी के अंदर या झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर कोई व्यक्ति 75 रुपए किलो की सब्जी खरीद पाएगा। अगर इतनी सब्सिडी किसान को, इतनी एमएसपी अगर दे दी गई किसान को, तो आप एक आम आदमी हो या मैं कहता हूं कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि ठेला लगा रहा है या रिक्शा चला रहा है, वो 75 रुपए किलो की सब्जी खा पाएगा। समस्या यहां पे आने लगी। पंजाब और हरियाणा में लोग खरीद सकते हैं, महाराष्ट्र में भी लोग खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ मराठा कम्युनिटी नहीं खरीद सकती। मराठा कम्युनिटी में भी ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो समस्या आज की डेट में यहां पे आ गई है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला भैया, गवर्नमेंट ने कहा इस कमेटी को कि आप एमएसपी के लिए ऐसे मानक तैयार करिए जो कि जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग पर आधारित हो। अभी एक नया नाम आ गया निकल के, जीरो बजट क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली 2 तरीके के बजट होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट और एक होता है जीरो बेस्ड बजट। पहले हम लोग परफॉर्मेंस बजट पे काम करते थे। परफॉर्मेंस बजट का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए परफॉर्मेंस बजट का कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आप 2025 के लिए जब बजट बनाओगे तो आप 2024 के बजट पर अपना रिव्यू रखोगे। मतलब कहने का आप 2024 के बजट का आकलन करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 2024 के बजट में डिफेंस को 2000 करोड़ दिए थे, आपने एग्रीकल्चर को मान लेते हैं 5000 करोड़ दिए थे, एजुकेशन को मान लेते हैं आपने 3000 करोड़ दिए थे। अब इसमें मान लेते हैं 2000 में से 2000 खर्चा हो गए तो बचा 0। पिछले 1 साल में एग्रीकल्चर के 5000 करोड़ में से मान लेते हैं 3000 करोड़ खर्चा हो गए तो बचा कितना, 2 बचा। और एजुकेशन में मान लेते हैं 1000 करोड़ खर्चा हो गया तो बचा 2। अब 2025 का जब आप बजट बनाते हो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट पे, तो वहां पे आप ये देख रहे हो भैया कि ये जो 0 है तो भैया सीधे 2000 करोड़ डिफेंस को फिर से दे दो। यहां पर 2 बचा है तो 5 करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 और दे दो। यहां पर 2 बचा है तो 3 करने के लिए फिर से 1000 करोड़ और डालने पड़ेंगे। इस तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड बजट काम करता था। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है, लेकिन भाई मेरे ये आप तो सोच के देखो कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड बजट पे हम आज भी काम कर रहे होते तो ये तो फिर वही बात हो गई ना। आपके पिताजी आपको जब आप 10 साल के थे तो 5 रुपए पॉकेट मनी देते थे। आज आप 30 साल के हो जाओ तब भी आपके पिताजी महीने की आपको 5 रुपए पॉकेट मनी देते रहे। आपको कैसा लगेगा? क्या आपकी पूर्ति हो पाएगी? क्या आपकी जरूरतें पूरी निकल पाएंगी? नहीं निकल पाएंगी ना। इसी वजह से हम लोग स्विच किए जीरो बेस्ड बजट के ऊपर। जीरो बेस्ड बजट का कंसेप्ट ये कहता है कि जब 2025 का बजट बनाया जाएगा तो 2024 का जो बजट है इसको हम शून्य मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। 2025 का बजट बनाने के लिए हर एक मंत्रालय, हर एक विभाग से नई रिक्वायरमेंट लेंगे और उस रिक्वायरमेंट के आधार पर नया बजट डिसाइड करेंगे।
क्लियर हुई बात? इस वजह से गवर्नमेंट ने यहां पर एक कमेटी की स्थापना करने को कहा है। अब आगे समझते हैं समस्या कहां पर आ रही है। भाई समस्या यहां पर आ रही है कि कांग्रेस बोल रही है कि हम एमएसपी देंगे अगर हम 2024 के इलेक्शन में जीतते हैं, तो इन्होंने वादा कर दिया है। बीजेपी बोल रही है कि हम एमएसपी नहीं देंगे। अब बीजेपी यह भी बोल रही है कांग्रेस को, बीजेपी का कहना है कि साल 2010 में प्रधानमंत्री जो थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखिए, वही व्यक्ति हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है भारत के अंदर। 1992 के अंदर जब भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी स्थिति में थी, उस टाइम पे यही वो व्यक्ति था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था। तो जिस टाइम पर 2010 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर एक कमेटी थी जिसका नाम था स्वामीनाथन कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि किसानों को 50% एमएसपी दी जाए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि अगर 50% एमएसपी हम देते हैं किसानों को तो इससे मार्केट क्रैश कर सकता है, बाजार में वस्तुओं के जो दाम हैं वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आम आदमी उन्हें खरीद नहीं पाएगा। इस वजह से उस टाइम पे ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो अब बीजेपी ये कांग्रेस को बोल रही है कि भैया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था तो आज आप कैसे बोल रहे हो कि आप एमएसपी दे दोगे? उस टाइम पर तो आपने मना कर लिया था। अब इसमें एक दूसरा पहलू भी आता है। अब देखिए आगे की कहानी इसमें क्या बनी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए मना कर दिया तो उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी थे ये थे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में यूपीए गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट से यह पूछा था सवाल कि क्या आपने एमएसपी को स्वीकार कर लिया है, क्या आप एमएसपी देने वाले हो? तो इनके इस क्वेश्चन पर उस टाइम पर केवी थॉमस हुआ करते थे स्टेट ऑफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर, इनके द्वारा लिखित में यह जवाब दिया गया था। और यह जवाब क्या दिया गया था समझिए। यहां पर प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की है। उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% या अधिक होनी चाहिए। यह रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन ने करी है, यह केवी थॉमस ने लिख के दिया था लिखित रिपोर्ट में। फिर आगे पढ़िए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा हालांकि सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने लिखित दिया था कि कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया है, एमएसपी को रिजेक्ट कर दिया है 50% पे, क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार और प्रासंगिक कारकों के विविधता के विचार करके ही की जाती है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है, बाजार को खराब कर सकता है या क्रैश कर सकता है आने वाले समय में। इससे एक चीज यह पता लगती है कि 2010 में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने जब अपनी यह बात कही थी कि 50% एमएसपी देनी चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था और कांग्रेस ने भी यह लिखित तौर पर कहा कि हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है, हम इतनी एमएसपी नहीं दे पाएंगे। यह बात तो इससे साफ हो जाती है बिल्कुल। तो फिर भैया आज समस्या क्या हो गई कि आज कांग्रेस फिर से बोल रही है कि हम एमएसपी देंगे। अब उस कहानी पर आते हैं। डेक्कन हेराल्ड आप लोग जानते होंगे। डेक्कन हेराल्ड को अभी 16 फरवरी को एक इंटरव्यू दिया गया। ये इंटरव्यू दिया गया इनके द्वारा और ये कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश। क्या नाम है इनका? जयराम रमेश। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया डेक्कन हेराल्ड को और डेक्कन हेराल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इनका ये इंटरव्यू पढ़ सकते हो। इन्होंने इसे छापा हुआ है। अब देखिए डेक्कन हेराल्ड क्या बोलता है। जो जयराम रमेश है इन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। द स्वामीनाथन कमीशन सबमिटेड एज रिपोर्ट इन 2006। मतलब क्रोनोलॉजी में आपको समझाता जा रहा हूं। इनका कहना है कि जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है, इन्होंने 2006 में यह बात कही थी कि 50% या उससे अधिक एमएसपी देनी चाहिए। एंड देन पीएम मनमोहन सिंह had sent it to National Development Council of whom all CMs are member। उस टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भेज दिया कि आप इस पर विचार करिए। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं? सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आगे पढ़ते हैं। आस्क इट टू डू एन एनालिसिस एंड सेंड इट रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। क्या आप एनालिसिस करिए और अपनी रिकमेंडेशन हमें बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। अ कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर वॉज फॉर्म्ड इन 2007। मतलब 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई है, 2007 में
इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बना के सभी चीफ मिनिस्टर्स को भेज दी गई रिपोर्ट। अब इंटरेस्टिंग बात और भी बड़ी, इट्स प्रेसिडेंट वॉज देन गुजरात चीफ मिनिस्टर मोदी। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वही इस पूरी काउंसिल के चेयरपर्सन भी थे या प्रेसिडेंट भी थे, आप बोल सकते हो। 2011 में इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू मनमोहन सिंह। 2011 में जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स की ये जो काउंसिल थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दी है। इन दैट मोदी जी हैज हिमसेल्फ सेड दैट टाइम हैज कम दैट लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी शुड बी गिवन। ये इन्होंने क्लेम किया है, मतलब इन्होंने बोला कि उस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि हमें किसानों को एमएसपी दे देनी चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी जो कि उस टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद रिकमेंड किया था एमएसपी को। लेकिन एक बात इसमें नहीं छपी है। अब इसमें कई सारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ये बोल रहे हैं कि हां भाई, जब पीएम नरेंद्र मोदी नहीं कहा था तो इस टाइम उन्हें क्या हो गया? क्या वो कांग्रेस के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं? क्या केवल ऑपोजिशन में है कांग्रेस, इस वजह से बीजेपी ऐसा बोल रही कि हम एमएसपी नहीं देंगे? बल्कि एक बात यहां पर समझने वाली है, इनके इस इंटरव्यू में यह नहीं लिखा है कि एटलीस्ट 50% एमएसपी शुड बी अप्लाइड। अब इस पे बीजेपी ये कह रही है कि अगर ऐसा है भी तो 50% एमएसपी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। 50% एमएसपी अगर दी गई तो बाजार में रेट इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आम आदमी उन चीजों को नहीं खरीद पाएगा। अब मैं आपको एट लास्ट एक क्रोनोलॉजी समझा देता हूं, इन सारी चीजों का क्या जस्ट निकल के आता है समझिएगा। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने कहा कि 50% एमएसपी देनी चाहिए। 2007 में इसको जितने भी चीफ मिनिस्टर थे उनकी काउंसिल को भेज दिया जाता है, इस रिपोर्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और कहा जाता है आप लोग इस पर विचार विमर्श करिए और हमें बताइए क्या ऐसा हमें अप्लाई करना चाहिए। 2011 में यह रिपोर्ट फिर से मनमोहन सिंह के पास आ जाती है और इस रिपोर्ट में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सब की सहमति से कहा जाता है कि हां एमएसपी हमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का अब आगे कहना है कि हम इसे अप्लाई करना चाह रहे थे अगली गवर्नमेंट के आते ही, क्योंकि 2013 तक हम इसे पार्लियामेंट में ले आए थे, लेकिन 2024 के इलेक्शन में हम आ नहीं पाए, बीजेपी की सरकार आ गई, इस वजह से हम एमएसपी नहीं ला पाए, अदरवाइज हम तो एमएसपी लाने वाले थे। अब देखिए, कांग्रेस अपनी जगह सही हो सकती है, बीजेपी अपनी जगह सही हो सकती है, दोनों एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं, दोनों के पास अपने अपने वैलिड पॉइंट भी हैं। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी 50% एमएसपी को सपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ही बार यह बात कही थी कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, एटलीस्ट 50% एमएसपी नहीं होनी चाहिए, जिसको पूरा भारत एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आप क्या सोचते हैं बीजेपी और कांग्रेस से हटके? आपकी समझबूझ क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा एमएसपी को लेकर कि 50% अप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। देखो, एमएसपी तो जरूरी है किसान के लिए, यह मेरा तर्क है। बिना एमएसपी के किसान एक इतना आम आदमी है, इतना अदना सा आदमी है कि उसे बाजार के धन्ना सेठ खा जाएंगे कब पता ही नहीं लगेगा। इतिहास में सारी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए एमएसपी बहुत जरूरी है। लेकिन अब कितनी होनी चाहिए यह जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 2024 का अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, राज्यों की पुलिस का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और इतना ही नहीं, कंप्यूटर और साथ में पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और 1 लाइनर का क्रैश कोर्स भी आपको दिया हुआ है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको फोल्डर्स मिलेंगे। फोल्डर्स में जाके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अंदर एक एक आपको डेमो क्लास भी मैंने दी हुई है, तो आप डेमो क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ, अगर आपको समझ आता है कि हाँ, एक ऐसा बैच जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और मेरी पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो आप इस बैच को जरूर अवेल कर लीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब पेपर दूर नहीं है, चुनाव अगले 3 महीने में हो जाएंगे और इस टाइम पर ये सारी चीजें अगर आप अगले 90 दिन में कवर कर लेते हैं तो जीएस में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स में जीएस की ही वजह से लोगों की लंका लगती है। इस बार आपको इतनी वैकेंसीज में से एक वैकेंसी अपने लिए लेकर जाना है, यह जिम्मेदारी आपकी है। यह मौका जाने मत दीजिए। इस बार एसएससी में और दूसरे स्टेट एग्जाम्स में भी बम्पर वैकेंसीज हैं।
आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। इस बैच में मैंने इंग्लिश में कवर किया हुआ है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम आप कोई भी हो, आपको सारी क्लासेस आएंगी समझ। थैंक यू सो मच, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। जिनको एमएसपी के बारे में नहीं पता है उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिए।